नमस्कार मित्रों, कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही वेबिनार श्रृंखला की 169वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का दिन तकनीक की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। 16 जुलाई, जैसा मैंने आज समाचार पत्रों में पढ़ा, वर्ल्ड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एप्रिसिएशन डे है। मेरे लिए भी एक नई जानकारी थी कि ये दिन अचानक कैसे आया। तो तकनीक के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने AI को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से इस दिन का निर्धारण किया। विशेष चर्चा इस वेबिनार के दौरान जब संभव हुआ तो बात करेंगे, लेकिन आप सभी को वर्ल्ड AI एप्रिसिएशन डे, विश्व बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि हमारी परंपरा है, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत के पहले हम मां सरस्वती को याद करते हैं। तो आज के हमारी जो वेबिनार है, डिजिटल एरा इंटरनल कम्युनिकेशन ए डबल एज्ड स्वॉर्ड, डिजिटल युग में आंतरिक संप्रेषण एक दुधारी तलवार, इस 169वीं कड़ी को शुरुआत करने के लिए मैं भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर तथा जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर रही प्रियंका सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति करें। प्रियंका जी का लंबा अनुभव रेडियो इंडस्ट्री के साथ शिक्षण में आने के पहले आरजे प्रियंका के रूप में ये लोकप्रिय रही। उसके अतिरिक्त अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स को संचालित करने में भी आपका योगदान रहा। और एक शिक्षक के रूप में न सिर्फ कॉलेज की जनसंपर्क गतिविधियों को आप देख रही हैं, बल्कि जो उसकी शैक्षणिक दायित्व है एक शिक्षक के, उनका भी आप भली भांति निर्वहन कर रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका सिंह। Thank you so much, sir. So I, Priyanka Singh from Bharatiya Vidyapeeth Institute of Computer and Application, welcome you all in this 169th webinar of Media Webinar Series. I welcome all of you with pride and announce that Communication Today, which is a 28-year bilingual media quarterly journal considered as lighthouse of media professional, and Bharatiya Vidyapeeth Institute of Computer Application, which is a 60-year-old institution, have hands joined together to organize its media lecture series in online mode. So the topic of today's webinar is Digital Era Internal Communication, a double-edged sword. In today's digital landscape, internal communication have become a vital component of organizational success. So we will discuss all the related aspects to this topic. Before moving ahead, I also welcome Professor Garima Srivastava ma'am, head of the School of Journalism and Mass Communication at FX University, Jaipur. She will going to explore the benefits and drawbacks of digital internal communication, also going to provide us insight knowledge on harnessing the potential while mitigating its risks as well. So before moving ahead, let's remember Ma Saraswati to begin this webinar. I request all of you to remember Ma Saraswati through this few lines, which we dedicate to Ma Saraswati, Lord Saraswati. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, पूरी खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन के बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई
Thank you so much, sir. आयोजन मंच सभी को नमस्कार। संजीव सर प्रणाम। चरण स्पर्श। Namaskar, Mayank sir. Good evening, Madam BVI Delhi. Good evening, Sanjeev sir, and good evening, everyone. This is Dr. Gupta from Silchar. It is glad to be part of this on a very important day. Sanjeev sir ने जैसे बताया, today is World AI Appreciation Day. So looking forward to learn a lot of new facets of what we are going to discuss today. Regards to all. Thank you. Ma'am, you are welcome to this webinar, and this is just a honor and respect from our end, from BBI CAM and from Communication Today. Thanks. And I, Priyanka, wish you all on this World AI Appreciation Day. Good luck, everyone. Thank you, ma'am. I'm most welcome. बहुत बहुत आभार। और स्वागत के बाद, जैसा प्रियंका जी ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में बताया कि कम्युनिकेशन टुडे 28 वर्षों की इसकी प्रकाशन यात्रा 29वें वर्ष में हम लोग चल रहे हैं। कोशिश की है छोटी सी कम्युनिकेशन टुडे के माध्यम से कि मीडिया के क्षेत्र में हो रहे शोध अनुसंधान को इसके माध्यम से हम मीडिया स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और जो इसमें रुचि रखते हैं मीडिया संबंधी विषयों में, उनके सामने वो सारा जो पक्ष है शोध अनुसंधान का, निष्कर्ष उनको हम लेकर के आए। कोविड के पृष्ठभूमि में ये यात्रा शुरू की गई विचार विमर्श की, जो विकल्प हमें दिया गया। लगभग 13 विशेषांक हमने अब तक प्रकाशित किए और सारे डेलिब्रेशंस जो हमारे हैं वो हम अपने YouTube पर अपलोड करते हैं। communicationtoday.net ये हमारी वेबसाइट है, जहां आप कम्युनिकेशन टुडे के 28 वर्ष के सारे अंक और 29वें वर्ष के का एक पहला अंक प्रकाशित हो चुका है, दूसरे अंक की प्रकाशन की प्रक्रिया जारी है। वो सब आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। भारतीय विद्यापीठ, जैसा आपको बताया, लगभग 6 दशक पुराना इंस्टीट्यूट और जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के शिक्षण में दिल्ली और जो हमारे अन्य स्टेट्स हैं उनमें अपना एक प्रतिष्ठित स्थान रखता है। लगभग 24-25 शिक्षकों, युवा शिक्षकों की टीम, आधारभूत संरचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थान जो प्रयास कर रहा है मीडिया कर्मियों की एक नई पीढ़ी को तैयार करने का। आज का जो हमारा विषय जिस पर चर्चा करेंगी डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव, जिनका विस्तृत परिचय जब मैं उन्हें विधिवत रूप से आमंत्रित करूंगा अपना वक्तव्य देने के लिए, उस समय करूंगा। लेकिन जैसे बात हुई कि डिजिटल युग में जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो किस तरह से एक दोधारी तलवार के रूप में हमारे सामने है, और अब तो डिजिटल एरा, हालांकि एआई भी उसी का पार्ट है, लेकिन अब अपन उसे एआई एरा कहने लग गए हैं। और शायद इसीलिए जैसा मैंने कहा कि तकनीकी विशेषज्ञों ने पहली बार 2021 में डे सेलिब्रेट किया गया था, और महत्वपूर्ण बात यह किसी एजेंसी ने इसको स्वीकृत नहीं किया, किसी यूएनओ ने या किसी संस्थान ने इसको नाम नहीं दिया। ये उन तकनीकी विशेषज्ञों ने ही सामूहिक रूप से यह तय किया, क्योंकि 16 जुलाई के दिन 1956 में पहली बार जब एक ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो उसको सम्मान देने के लिए इस दिन को चुना गया है। तो इस दिन की एक बार फिर आपको शुभकामनाएं। और इन्हीं संदर्भों में, जैसे कि इस डिजिटल दुनिया ने, एआई ने हमारे जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया है, तो जो इंटरनल कम्युनिकेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे नॉन गवर्नमेंट है, चाहे ये जो हमारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इनमें जिस तरह से अब तक कम्युनिकेशन होता रहा है इस डिजिटल एरा के पहले या कोविड के पहले, आप चिट्ठियां लिखते थे, रिपोर्ट प्रकाशित करते थे, है ना, ऑर्डर निकलते थे, सूचनाएं भेजी जाती थी। तो वो उस तरह के जो एक ट्रेडिशनल तरीके हैं
वो लगभग सब समाप्त हो गए हैं। अब उसमें समय लगता था, श्रम लगता था, लेकिन डिजिटल युग में अब ये केवल नोटिस बोर्ड या ऑफिस मीटिंग्स या लेटर्स तक सीमित नहीं रहा। अब तो स्थिति ये है कि जो अपन ने ये ऑनलाइन सेमिनार वेबिनार्स कर रहे हैं, यहाँ इंस्ट्रक्शन देंगे तो जो सारी बातचीत की गई है उसके नोट्स भी ये एआई ले रहा है। गूगल मीट पे हमने भी कुछ समय पहले कुछ वर्कशॉप्स की थी, तो उसको शुरू में इंस्ट्रक्शन दे दिए कि हमें नोट्स दीजिएगा। तो जैसे ही वेबिनार खत्म होती है और उसका लिंक हमारे पास आता है, उसके साथ साथ वो नोट्स भी आ जाते हैं। तो पर्सनल असिस्टेंट आपको मिल गया है। अब किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है कि जो आपके सारे नोट्स ले रहा है। बेसिक काम ये कर देगा, फिर आपकी जो मानवीय क्षमताएं हैं, बुद्धि की क्षमताएं, उनका प्रयोग करके उसको आप बेहतर बना सकते हैं। तो आपको पर्सनल असिस्टेंट मिल रहा, एक तरह से जो है वो मिल रही है। अब ईमेल, चैट्स और क्लाउड आधारित टूल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनल सोशल नेटवर्क्स, इनके माध्यम से अब हम इन सारी चीजों को अंतिम रूप दे रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है, इसने एक और अपार संभावनाओं के द्वार हमारे सामने खोले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन संभावनाओं में सब कुछ सकारात्मक है, इसके साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। इसीलिए इस विषय में हमने रखा दो-धारी तलवार। तो हम उसका जो सकारात्मक पक्ष है और जो चुनौतियां हैं, मैं नकारात्मक तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो चुनौतियां हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो जिस तरह का हाइब्रिड कल्चर हो गया है, अब हमारे लिए संभव हो गया है कि हम घर बैठे काम कर पाए। देखिए कितनी बड़ी सुविधा हो गई है वर्क फ्रॉम होम। मतलब इस कोविड में जहां हमें दुनिया के अस्तित्व के सामने खतरा नजर आ रहा था, नौकरियों का भय सता रहा था, उस दौर में ये जो विकल्प हमारे सामने आया, उसने आपको कितनी सुविधाएं दी हैं। कितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने आ गए हैं। शुरू में हम गूगल मीट पे करते थे, अब हम वेबएक्स पे कर रहे हैं, जो तकनीकी दृष्टि से उससे और अधिक समृद्ध है। तो कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास आ गए हैं जिनके माध्यम से हम काम कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जो एक बड़ी चुनौती मुझे लगता है वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड की, कि एक दिन में कितने ईमेल्स आपके पास आ रहे हैं, कितने नोटिफिकेशन आपके पास आ रहे हैं, कितने मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार आपको जिस तरह से मैसेज किए जा रहे हैं, हर एक मीटिंग का हर एक उसका अलग अलग व्हाट्सएप बन रहा है। जब व्हाट्सएप ग्रुप की बात आई तो जो हमारा कम्युनिकेशन टुडे का ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें भी लगभग 1000 की संख्या हम छूने वाले हैं। तो देखिए कितनी बड़ी टीम तैयार हुई है। ये जो हमारी एक्टिविटीज है, उसमें आज हम एक क्षण में 1000 लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और धीरे धीरे इसका विस्तार होता रहेगा। तो एक क्षण में आपकी जो कनेक्टिविटी है वो देश दुनिया में फैले हुए आपके 1000 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वहां तक आप पहुंच पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब तो ठीक है, हमारी संख्यात्मक वृद्धि तो हुई है, लेकिन इमोशनल कंटेंट शायद कहीं इसमें गायब है। तो ये जो एक मानवीय स्पर्श उसमें होता है या जो पहले होता था, तो ऑनलाइन संवाद के बावजूद शायद कहीं हम अकेलापन महसूस करते हैं। ये मुझे लगता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन संगठन के प्रति यदि हम बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, आप अपने डिपार्टमेंट में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप या जिस मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उनके प्रति जो जुड़ाव और लगाव की भावना है, क्या वो इन ऑनलाइन माध्यमों या टूल्स के माध्यम से संभव हो सकता है। फिर आपके सामने आता है जो आपकी डिजिटल जो डेटा है उसकी जो गोपनीयता है। हमने कई बार हमारी जो पुरानी वेबिनार्स हुई है एआई को लेकर के, उसमें ये सारी चुनौतियां आई हैं कि इन सब में जो कहीं उसकी गोपनीयता भंग होने का जो खतरा है, या उसके जो एथिकल उसके साथ चैलेंजेस जुड़े हुए हैं, नैतिक प्रश्न जुड़े हुए हैं, वो भी मुझे लगता है कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो अब जो संभावनाओं की बात करते हैं हम, तो मुझे लगता है कि आपकी स्पीड बहुत बढ़ गई है। आप तुरंत जो टारगेट एरिया है आपका, वहां तक आप पहुंच जाते हैं और शायद जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय भी आप बहुत जल्दी उनको कम्युनिकेट कर देते हैं। तो एक ट्रांसपेरेंसी और सहभागिता, पार्टिसिपेशन, ये उसमें मुझे लगता है कि बहुत बढ़ गए हैं। और एक पर्सनल टच जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि इस दौर में यदि जो हम दुधारी तलवार की बात कर रहे हैं, वो दुधारी तलवार, उसमें यदि हम संतुलन कायम रख सके तो शायद स्थितियां और बेहतर हो सकती है। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी पॉलिसीज को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखें, जो उनकी लीडरशिप है उनमें सेंसिटिविटी की बात हो, उनके कर्मचारियों को टेक्निकल जो ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति इस सारे सिस्टम में बहुत अधिक टेक्नो फ्रेंडली नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तकनीक बाद में आई, नियुक्तियां बहुत पहले की हैं और नई पीढ़ी तो अब सब शुरू से ही टेक्नो फ्रेंडली है। प्राइमरी क्लासेस में ही इनको ये सारी चीजें करा रहे हैं।
तो ये सारा जो एक टेक्नो फ्रेंडली उसकी ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप जो है बाकायदा होनी चाहिए, और लगातार इस ऑनलाइन की दुनिया से हट करके जिसको हम डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं, तो कहीं उसका भी उसमें जुड़ाव हो या संभावनाएं हो या प्रोविजन हो, तो शायद जो उनका एक मेंटल हेल्थ स्टेटस है वो शायद ठीक हो सके। तो बहुत सारे पक्ष हैं, विस्तार से गरिमा जी इस पे बात करेंगी आपसे। लेकिन हम कितनी ही चुनौतियों की बात करें, ये डिजिटल या एआई का जो युग है, इसमें ये सारी कंपल्शंस हमारे सामने है। ये संगठन को अधिक जैसा मैंने कहा कि स्पीड देता है, और उसी के साथ कहीं उत्तरदायी की भावना भी इसमें विकसित होती है। तो कर्मचारियों की कार्यक्षमता, उनका मानसिक स्वास्थ्य और उनकी जो एक कल्चर है, वर्क कल्चर, उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उस पर भी मुझे लगता है व्यापक शोध अनुसंधान की आवश्यकता है। तो चूंकि गरिमा जी ने क्षेत्र में काफी काम किया है और शोध अनुसंधान में भी वो सक्रिय रही हैं, तो मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगा, जैसा प्रियंका जी ने बताया कि गरिमा श्रीवास्तव अभी एपेक्स यूनिवर्सिटी, वहां पर जो उनका स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कॉम डिपार्टमेंट है, वहां पे हेड और प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं। एपेक्स यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने से पहले आपने एक लंबी पारी आपकी राजस्थान की जयपुर की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है IIS डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसमें आपने उस कोर्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में आपका बड़ा योगदान रहा। राजस्थान का जो या देश का जो तीसरा विश्वविद्यालय है पत्रकारिता का, हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, वहां भी आपको कुछ समय तक काम करने का अवसर मिला। और उससे पहले आपके जो करियर की शुरुआत है वो आपकी तिरुपति कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वहां से हुई थी। आपका जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुख्य रूप से है। आपने कैमरा और वीडियो एडिटिंग और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और सिनेमा, इन क्षेत्रों में विशेष काम किया है। 4 विद्यार्थी आपके निर्देशन में अब तक PhD कर चुके हैं, और UG PG लेवल पर बहुत सारी जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं वो आपने संचालित किए हैं। अभी हाल ही में जयपुर में आपने सार्क जर्नलिस्ट फोरम के साथ मिलकर के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। उसमें दक्षिण एशियाई देशों के अनेक पत्रकारों का आगमन हुआ था, और मैं उस पूरे आयोजन के साथ चूंकि जुड़ा हुआ था, तो मैंने उनकी कार्यक्षमता और उसके पूरे उस जो कॉन्फ्रेंस है उसको देखा है। और उसी कॉन्फ्रेंस में आपको युगल किशोर शुक्ल सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। युगल किशोर शुक्ल, आप जानते हैं, इस देश के पहले पत्रकार। 200 वर्ष पहले इस देश में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत होती है, तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण अवसर था। तो हिंदी पत्रकारिता का 2 शताब्दी इस समय हो चुकी है, तो उस पहले पत्रकार के नाम से जो पुरस्कार शुरू किया गया उससे भी आपको सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ ही आपने अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, चाहे हम IIMC की बात करें, विज्ञान प्रसार की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, उन सबके साथ मिलकर के आपने बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स और वर्कशॉप्स आयोजित की हैं। और वो वर्कशॉप मुख्य रूप से विज्ञान फिल्म प्रोडक्शन से लेकर के जो मीडिया के अनेक पक्ष हैं उनसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह से आपने यूथ स्पीक नाम के एक स्टूडेंट लैब जर्नल का प्रकाशन किया था। टीवी न्यूज बुलेटिन्स अपने यूनिवर्सिटी में आपने प्रोड्यूस किए थे, और आप देश के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों की जो BOS है, बोर्ड ऑफ स्टडीज, उसकी भी मेंबर हैं। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, लगभग 25 से अधिक में आपकी सहभागिता रही है। स्कोपस और UGC केयर लिस्टेड जर्नल्स में आपके काफी लेख प्रकाशित किए गए हैं। कम्युनिकेशन टुडे में भी आप रेगुलर प्रकाशित होती रही हैं, और अनेक पत्रों के लिए आपने फीचर लेखन के साथ साथ ट्रांसलेशन का काम भी किया है। साहित्य मंडल नास द्वारा, हमारे यहाँ की एक प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था है, उसने पत्रकार प्रवर सम्मान 2018 में आपको सम्मानित किया, और PRSI जयपुर चैप्टर, उसका जनसंपर्क उत्कृष्ट पुरस्कार 2017 का आपको दिया गया था। ETV राजस्थान में बच्चों के कार्यक्रम इना मीना डिका, इसके 75 एपिसोड्स को आपने निर्देशित किया था। शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संरक्षण के जो हमारे डिपार्टमेंट हैं सरकार के, उनके लिए भी आपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। जिंगल्स और शॉर्ट फिल्म्स मेकिंग में भी आपने विशेषज्ञता हासिल की है। तो डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव एक प्रकार से प्रभावशाली शिक्षाविद है, और भारत में मीडिया शिक्षा में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, विशेषकर राजस्थान में। और आपने अनेक रचनात्मक और प्रयोगशील एक तरह से अपनी जो क्षमताएं हैं, प्रतिभा है, उसको प्रदर्शित किया है। मैं डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव से अनुरोध करूंगा कि आज के इस विषय पर
आपके जो अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो परिचय दिया अपने परिचय के से मैं बहुत ही विनम्रता से वो हाथ जोड़कर आप धन्यवाद करती हूँ। और आप ही के हम सब शिष्य रहे हैं, तो ये सारा जो परिचय है ये आप ही के को धन्यवाद है इसके लिए। इसमें शायद हमारा तो उतना योगदान ना हो जितना आपका रहा है, और कदम कदम पर मार्गदर्शन हमेशा बना रहा है, इसीलिए शायद जो भी थोड़ा बहुत कुछ अपने करियर में कर पाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और भारतीय विद्यापीठ का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज इस वेबिनार में आपने आमंत्रित किया है। जो कुछ थोड़ा अपना जो भी इस विषय से संबंधित हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, और मेरा अनुरोध सभी से रहेगा कि इसमें जो भी अपना योगदान देना चाहें, जो हमारे इस वेबिनार में के पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ये एक अच्छा चर्चा का, डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म बन पाएगा, तो सभी के लिए मेरे विचार से लाभकारी होगा। जैसे सर ने आज बताया कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्रिसिएशन डे है, तो करना तो और अप्रिशिएट करते हुए ही ये बता रही हूँ, इसी तरह समझा जाए कि आज इस सब्जेक्ट को लेकर के मैंने सोचा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैट जीपीटी से कहते हैं कि जरा आप एक प्रेजेंटेशन दीजिए बना करके, तो एक प्रेजेंटेशन बना करके दीजिएगा। तो उसने कुछ प्रेजेंटेशन एक बना करके दिया जो पसंद नहीं आया, थोड़ा सा केवल टेक्स्ट थोड़ा सा कुछ एक बैकग्राउंड में लगा दिया था। मैंने उसको बोला कि थोड़े ग्राफिक्स लगा दीजिए, एनिमेशन लगा दीजिए, थोड़ा प्रेजेंटेबल बना दीजिए। एआई ने कहा कि डू इट योरसेल्फ। तो हम आपके लिए नहीं करेंगे, आपको हम थोड़े से लिंक दे देते हैं और आप उससे डू इट योरसेल्फ। तो ठीक है, फिर एआई की बात माननी ही पड़ी और अपने आप उस प्रेजेंटेशन को बनाना पड़ा। इस तरीके से एक अनुभव एआई के साथ रहा। इसी के साथ हम शुरू करते हैं इस प्रेजेंटेशन को। जस्ट एक मिनट दीजिएगा, मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। जी मैम। जी आई होप ये दिखाई दे रहा है। Yeah, it's visible. थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जैसे आज के प्रेजेंटेशन के लिए जो आज हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा, वो है डिजिटल एरा में इंटरनल कम्युनिकेशन, एक ये दोधारी तलवार यानी कि डबल एज्ड स्वॉर्ड। इंटरनल कम्युनिकेशन यानी कि इंटरनल पब्लिक्स, एम्प्लॉइज के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करता है बाहर जो उनके कस्टमर्स हैं उनके साथ, और ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करता है अपने इंटरनल पब्लिक्स के साथ जो अपने एम्प्लॉय हैं, अपने लोग हैं। तो आज हम बात इंटरनल कम्युनिकेशन की मेजरली करेंगे। कुछ स्टोरीज में हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का भी जिक्र करेंगे, और ये जो बात है ये पूरी की पूरी डिजिटल एरा में इम्पॉर्टेंट यही है कि डिजिटल एरा में किस तरीके से इंटरनल कम्युनिकेशन का पूरा रूप रंग बदल गया है, और कैसे ये इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस में, सफलता में किस तरीके से अपना एक रोल प्ले करे। ये आज हमारी चर्चा का मुख्य रूप से विषय रहेगा। जब भी डिजिटल की बात आती है, एआई की बात आती है, कुछ एथिकल इश्यूज, नैतिक मुद्दे अपने आप ही उसके साथ जुड़ जाते हैं, और हमेशा इसमें एक चर्चा का विषय रहता है कि डिजिटल कम्युनिकेशन जो है वो कितना एथिकल हो, या उसमें एथिक्स को मेंटेन करने के लिए, एथिक्स को बनाए रखने के लिए हम क्या करें। तो ये चीजें भी हम कुछ इस चर्चा का हिस्सा बनाएंगे इसको भी। तो सबसे पहले तो यही है कि ये जैसे जो हम इस पिक्चर में जैसा शो हो रहा है, जो ये पिक्चर दिखा रही है कि ये इंटरनल कम्युनिकेशन जो लोग हैं एम्प्लॉय, ये आपस में अगर जुड़े रह करके और किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय जो हैं वही सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन, किसी भी
ऑर्गेनाइजेशन के और किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू। ये एम्प्लॉयज ही हैं जो एम्बेसडर होते हैं किसी भी ब्रांड के, और वो ब्रांड की वैल्यूज को बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंग एम्प्लॉय के अंदर इंस्टिल करना, उनके अंदर इनकलकेट करना इंटरनल कम्युनिकेशन का एक मेजर रोल होता है। तो ये जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, और उनके साथ एक सक्सेसफुल, एक फ्लोई, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन मेंटेन करना किसी भी मैनेजमेंट के लिए एक चुनौती हो सकता है। जो चुनौतियां हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, और दूसरी चुनौतियां, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे हम अगले स्लाइड में देख रहे हैं, ये इंटरनल कम्युनिकेशन के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज, जो हम ये थ्योरी पढ़ते हैं मास कम्युनिकेशन में, पब्लिक रिलेशंस में, स्पाइरल ऑफ साइलेंस, जिसमें चुप रहते हैं, बहुत कुछ होता है मन में लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं करते, उनको एक या तो प्रॉपर मंच नहीं मिलता जिस पर वो अपना फीडबैक दे सकें, और ये जो बिना कहे शब्द हैं, वही उनका जो उनके व्यक्तित्व को दबा देने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जब एक एम्प्लॉय का व्यक्तित्व दब जाता है, तो फिर वो कभी भी उभर के और खुल के ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की के लिए काम नहीं कर पाता। कल्चरल और ग्लोबल बैरियर्स जो हैं, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आज के समय में कोई भी आइसोलेशन में काम नहीं करता। कई कंपनी अलग अलग कंपनी के साथ काम करती हैं, एक ही कंपनी के अलग अलग जो ब्रांचेस होते हैं जिनके साथ वो काम करते हैं, और उसमें कल्चरल बैरियर्स जो होते हैं, वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं अगर कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है तो। इसलिए इन कल्चरल बैरियर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। ये एक चैलेंज है इंटरनल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। इंफॉर्मेशन सिलोज एक वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, जो यूज की जाती है एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, विच मींस इंफॉर्मेशन गेट्स लॉस्ट, जहां इंफॉर्मेशन खो जाती है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास एक साथ 250 ईमेल आ रहे हैं, और आप उन ईमेल्स को देख पाने में सक्षम ही नहीं है, और आप देख ही नहीं पा रहे हैं, उनके ऊपर अपना अटेंशन दे ही नहीं पा रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, और हो सकता है उसके बीच में कोई महत्वपूर्ण सूचना हो जो खो जाए और जिसको आप तक पहुंच ही ना पाए। इस कंडीशन को कहा जाता है इंफॉर्मेशन लॉस, वेयर इंफॉर्मेशन गेट लॉस्ट। इसके अलावा भी कई सारे चैलेंजेस हैं जो इंटरनल कम्युनिकेशन को फेस करने पड़ते हैं, लाइक इनकंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। कंसिस्टेंटली एक बात पहुंचाई जाती रहे एम्प्लॉयज तक, और वो ना पहुंचा करके और अलग अलग टुकड़ों में इंफॉर्मेशन जब मिलती है, इरेग्युलर होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है, दैट इज इनकंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। किसी समय में ये आर के लक्ष्मण के एक व्यंग्य पर बना हुआ ये एक चित्र है, जिसे इस प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है। लैक ऑफ फीडबैक के बारे में हमने पहले ही चर्चा की कि फीडबैक सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी फुलफिल हो पाता है जब वो टू वे हो। एक तरफा कम्युनिकेशन जो है वो कभी भी हम एक कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस इसे नहीं कहते हैं। टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज डिजिटल एरा में कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए कुछ नए टूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। जैसा सर ने अभी बताया अपनी भूमिका में, सर ने कहा कि कुछ नोटिस बोर्ड्स, चिट्ठियां, और एक विभाग से दूसरे विभाग में चिट्ठियों का जाना आना, नोटिस देना नोटिस बोर्ड्स पे, ये सब अब गुजरे जमाने की बातें हो गई हैं। इन तरीकों से अब इंटरनल कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं हो पाता है, और वो तरीके खत्म हो करके और ये नए तरीके अब इंट्रोड्यूस हो चुके हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलैबोरेशन टूल्स हैं जो एम्प्लॉयज के परस्पर कोलैबोरेशन के लिए काम में लिए जाते हैं। एक स्लैक एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। टीम्स से हम लोग सभी परिचित हैं। ये स्लैक से हो सकता है कि कुछ लोग परिचित ना हो। स्लैक भी एक बहुत ही एफिशिएंट टूल है जिसे कोलैबोरेटिव पर्पसेस के लिए काम में लिया जाता है फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। अगर कोई प्रोजेक्ट है और उस पर बहुत सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाए तो रोज उसमें जो भी प्रोग्रेस हो उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाए और जो प्रोग्रेस है उसे एम्प्लॉय साथ के साथ देख सके और उसमें ऑनलाइन एट द सेम टाइम अपना योगदान दे सके, उसके लिए ये 3 टूल्स हैं। ये monday.com, ट्रेलो एंड आसना। These are 3 टूल्स। और भी हो सकते हैं जो मुझे मिले, जो मेरी जानकारी के अनुसार हो सकता है कुछ और भी टूल्स हों जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए काम में आते हैं। ये कुछ टूल्स हैं जो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आजकल काम में आते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय फीडबैक और सर्वे टूल्स हैं। जैसे अभी आपने बात की थी कि फीडबैक जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फीडबैक होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम एक एफिशिएंट इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये रोल है डिजिटल टूल्स का इंटरनल कम्युनिकेशन एक एफिशिएंटली मैनेज करने के दिशा में। एम्प्लॉय फीडबैक के लिए थ्राइव स्पैरो एंड टीम मूड्स ये 2 सॉफ्टवेयर हैं या एप्लीकेशंस हैं जिनको एम्प्लॉय फीडबैक के लिए काम में लिया जा सकता है। रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म जहां आप एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करें, उसको एक्नॉलेज करें, उसके काम को अप्रिशिएट करें। जहां पर ये 2 प्लेटफॉर्म्स मैंने खोजे हैं, एक है बोनसली और दूसरा है मोटिवोसिटी। नाम से भी जाहिर है बोनसली एंड मोटिवोसिटी कि ये किन पर्पसेस के लिए काम में आते हैं। तो ये कुछ हमने देखा कि कौन से डिजिटल टूल्स हैं जो इंटरनल कम्युनिकेशन में आजकल काम आ रहे हैं। डिजिटल टूल्स चाहे हम कितने भी काम में ले लें, लेकिन कभी भी ह्यूमन कनेक्शन को ओवरलुक करना, ह्यूमन कनेक्शन को छोड़ देना संभव नहीं है। ह्यूमन कनेक्शन को साथ में लेते हुए ही इन डिजिटल टूल्स को हम काम में ले सकते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, empathetic behavior, sympathetic behavior and understanding between employees, understanding among employees and management and employee understanding and efficient communication, ये बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है इंटरनल कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए। डिजिटल टूल्स इन सारे एम्स को फुलफिल करने के लिए, इन एम्स को अचीव करने के लिए उसका एक माध्यम बन सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जिस चीज को हमें अचीव करना है वो ह्यूमन कनेक्शन है। डिजिटल टूल्स के माध्यम से भी हमें ह्यूमन कनेक्शंस को ही अचीव करना होता है। तो ह्यूमन कनेक्शन अचीव करना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। एक बैलेंस बना के रखना, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग रूप रंग और अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए लोगों को एक साथ रखना। किसी के दिमाग में कोई विचार है और किसी के दिमाग में किसी और प्रकार के विचार है, और इन विचारों को परस्पर कोलैबोरेट करते हुए एक मंच पर लेकर के आना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसको ह्यूमन कनेक्शन बहुत एफिशिएंटली एस्टेब्लिश कर पाता है अलोंग विद द डिजिटल टूल्स। अगर हम क्राइसिस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज की बात करें कि कभी क्राइसिस है और क्राइसिस के समय में हम किस तरीके से मेंटेन करें कम्युनिकेशन, तो अभी रिसेंटली एक मई के महीने में 8 मई को जो शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, जो पहलगाम की एक आतंकवादी घटना के परिणाम स्वरूप भारत की एक प्रतिक्रिया थी आतंकवादियों के खिलाफ, वो हम सब ने देखा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कंटिन्यूअसली लगातार आयोजित करके क्राइसिस कम्युनिकेशन को, क्राइसिस के समय कम्युनिकेशन को मेंटेन किया गया। एक परफेक्ट केस स्टडी ये हो सकती है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने किस तरीके से
अपना कम्युनिकेशन सिस्टम एक प्लानिंग के साथ में लॉन्च किया और पूरे दुनिया ने पाकिस्तान के मुकाबले, पाकिस्तान के कंपैरिजन में भारत के कम्युनिकेशन को, भारत के कम्युनिकेशन की विश्वसनीयता को माना और अप्रिशिएट किया। क्योंकि जितना भी कम्युनिकेशन पाकिस्तान की तरफ से किया गया उसमें से ज्यादातर फेक साबित हुआ, उनके वीडियोस फेक साबित हुए। भारत ने केवल और केवल विश्वसनीय वीडियो ही शेयर किए, विश्वसनीय जानकारी एक विश्वसनीय मंच से शेयर की, प्रोएक्टिव प्लानिंग की। जैसे ही लॉन्च किया उसके साथ ही सूचनाएं किस प्रकार देनी है इसकी प्लानिंग की गई। डेजिग्नेटेड स्पोक्स पर्सन वो सेम वही लोग थे जिन्होंने, जिनका रोल निर्धारित था, कौन थल सेना की एक्टिविटीज के बारे में बताएगा, कौन वायुसेना की एक्टिविटीज के बारे में बताएगा और कौन ओवरऑल ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, हमने क्या किया, दुश्मन ने क्या किया, ये सारी बातें स्पष्ट तौर पर एक मंच से बताई गई और एक डेजिग्नेटेड स्पोक्स पर्सन ने बताई। अलग अलग चैनल्स का इसके लिए इस्तेमाल किया गया, टेलीविजन, सोशल मीडिया, रेडियो, प्रिंट, सभी तरीके के चैनल्स का इस्तेमाल करके एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बना करके उसको इस्तेमाल किया गया ऑपरेशन सिंदूर में। टेलर्ड मैसेज, अलग अलग ऑडियंस को किस तरीके के मैसेज देने हैं, अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मैसेज देना है तो उसको किस तरीके से उसको परिवर्तित किया जाना है, अपने देशवासियों को संबोधित किस प्रकार किया जाएगा, इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट ऑडियंस के लिए टेलर्ड मैसेजेस बनाए गए। टू वे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया गया और एक्यूरेट, एक बिल्कुल सही डेटा और सही वीडियो के साथ में वीडियोस और डेटा और वर्ड्स के साथ में इनको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की हर क्रिया और प्रतिक्रिया का सटीक विवरण दिया गया, ट्रांसपेरेंसी टोटली मेंटेन की गई। इन सभी चीजों को यूज करके अगर एक केस स्टडी इसका क्राइसिस कम्युनिकेशन पर अगर लिखी जाए तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक अच्छी क्राइसिस कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी पर केस स्टडी तैयार हो सकती है। तो यहाँ हमने ये देखा। नेक्स्ट में हम जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ कि किस तरीके से हमने देशवासियों और देशवासियों से, देश से बाहर भी कम्युनिकेशन को मेंटेन किया। फिर आता है मेजरिंग इंटरनल कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। इंटरनल कम्युनिकेशन तो हमने किया लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस को, कितना प्रभावी इंटरनल कम्युनिकेशन रहा, उसको हमें मेजर भी करना पड़ता है। किस तरह से मेजर करें, कैसे जाने कि जो हमने कम्युनिकेट किया है वो प्रभावी तरीके से कम्युनिकेट हुआ या नहीं हुआ। दो तरीके, जैसा कि हमने मेजरमेंट के तरीके हम कम्युनिकेशन रिसर्च में भी करते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। मैट्रिसेस हैं जिनको हम यूज करते हैं, ओपन रेटिंग्स जिनको यूज करते हैं इंट्रानेट के थ्रू, फोकस ग्रुप इंटरेक्शंस के थ्रू, और इसके अलावा क्वालिटेटिव तरीके भी हैं इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए। उसके लिए हमें बिहेवियरल चेंज, एम्प्लॉयज के व्यवहार में किस तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं, रीच मैट्रिक्स, आप जो एम्प्लॉयज हैं उन तक पहुंचे, डिस्कशन फोरम्स क्रिएट करें जहां पर एम्प्लॉय खुलकर डिस्कशन कर सकें, उनके जो भाव हैं उनको हम जान सकें, सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकें, और इन सारे तरीकों को इस्तेमाल करके हमें इंटरनल कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस, उसकी उत्पादकता को हम मेजर कर सकते हैं, जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, और इसको अभी इस समय पर हम कुछ केस स्टडीज लेते हैं जहां कम्युनिकेशन को प्रभावी बना करके कॉरपोरेट सेटिंग्स में एथिकल कम्युनिकेशन यानी कि ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और एथिकल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया गया और उसका लाभ सीधा सीधा कंपनी को, उसको अपने बिजनेस में मिला। यहाँ पर हम एक केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं जो एक आयरिश ओरिजिन की ग्लोबल एयरलाइन है, रैन एयर। इनके साथ 2018 में एक समस्या का सामना इनको करना पड़ा।
इनके फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से, कुछ वजहों से फ्लाइट कैंसिल हुई और उसकी वजह से इनको एक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जैसा अक्सर होता है, जब प्रतिरोध किया जाता है तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया आती है कि अपना जो ब्लेम है वो दूसरे के ऊपर डाला जाए कि दूसरों की गलती से, किसी और गलतियों से ये जो भी समस्या थी वो आई। लेकिन जब ये प्रतिरोध बढ़ा, विरोध बढ़ा, जो यात्री थे उनकी प्रतिक्रिया सामने आई, तो उस समय जो इस रेन एयर के सीईओ थे मिशेल ओलेरी, उन्होंने नीति अपनी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी की अपनाई। सार्वजनिक रूप से सामने आकर जो गलतियां हुई थी उनको स्वीकार किया और यात्रियों को आगे के लिए, आगे उन गलतियों को रेक्टिफाई किया जाएगा, उनको दोहराया नहीं जाएगा और अभी जो उनको नुकसान हुआ, जो कुछ तकलीफ हुई, उसको किस तरह से एड्रेस किया जाएगा और आगे के लिए किस तरह से बचाया जाए, ये सारी चीजें उन्होंने यात्रियों को और अपने एम्प्लॉइज को भी कम्युनिकेट की। इस तरीके के कम्युनिकेशन ने न सिर्फ ट्रांसपेरेंसी एस्टैब्लिश की, बल्कि इस एयरलाइन, इस कंपनी के प्रति यात्रियों का ट्रस्ट, विश्वास जो खो गया था वह भी वापस आया, वापस लाया गया। तो केवल कवर अप करना, केवल कैसे भी करके बात को मैनेज कर लेना काफी नहीं है। वो कभी ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाता, खास करके अपने एम्प्लॉइज का ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि उनको किसी हद तक चीजें मालूम होती हैं और जब दोषारोपण किसी और पर किया जाता है, किसी और तरीकों को किया जाता है, तो वो कभी भी ट्रस्ट में परिवर्तित नहीं हो पाता, विश्वसनीय नहीं हो पाता। इसलिए ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट को मेंटेन किया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एक और केस स्टडी। एक स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड पैटागोनिया। ये अपने वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर, ईमेल न्यूज लेटर्स पे ये केवल अपने ब्रांड को प्रमोट नहीं करते हैं, ये साथ में प्रमोट करते हैं क्लाइमेट एक्टिविज्म को। क्लाइमेट के लिए, वातावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए जो कंसर्न है उसको ये लगातार प्रमोट करते हैं। यहाँ तक कि अपनी जैकेट्स, कुछ जो श्रृंखला इन्होंने ऐसी निकाली जिसमें एनवायरनमेंट को हानि होती थी, उसके साथ इन्होंने एक टैगलाइन दी, डोंट बाय दिस जैकेट, और साथ में ये रीजंस दिए कि क्यों आप उसको ना खरीदें। या एक जनरली आप, क्या हुआ कि ये सिर्फ इन्होंने अपने कुछ प्रोडक्ट के लिए दी थी, लेकिन ये इतनी वायरल हो गई कि ये एक पंच लाइन बन गई, डोंट बाय दिस जैकेट। मतलब जब भी आप कोई कपड़ा खरीदें तो वो कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसको देखने की लोगों की एक प्रवृत्ति विकसित हो गई और लोग लगातार उसको देख करके उसको परचेज करने लगे। और इस चीज ने, इस कंपनी के एथिकल प्रैक्टिसेस में लोगों का विश्वास, उनके कस्टमर्स का विश्वास बहुत गहरा बिठा दिया। इसी क्रम में एक समय पेंटागोनिया ने यूएस गवर्नमेंट पर, यूएस की सरकार पर एक केस किया और उस केस में, वो केस कुछ अलग था, इससे एथिकल कम्युनिकेशन से संबंधित नहीं था, लेकिन उस केस में यूएस की सरकार के बजाय पैटागोनिया को पब्लिक का भारी सपोर्ट मिला और वो जो ब्रांड था वो एक बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी ब्रांड बन गया और ये एक आंदोलन का इसने रूप ले लिया। ये एथिकल कम्युनिकेशन के फायदे हैं। एथिकल कम्युनिकेशन जिसका टिक करके एक उन्होंने पॉइंट लिया, क्लाइमेट एक्टिविज्म, और उस पर रह करके उसको इस हद तक प्रमोट किया कि उन्होंने अपने ही प्रोडक्ट्स को भी कहा कि अगर ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली ना ही नहीं है तो इन्हें ना खरीदें। इतना रिस्क लेना एक विश्वास को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विश्वास बनाना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और जो लंबे समय से और वैलिडेशन से होकर के गुजरती है। इसी क्रम में हम अभी कुछ केस स्टडीज ही डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एथिकल कम्युनिकेशन और एथिकल कम्युनिकेशन के महत्व को, जिससे हम इन केस स्टडीज के माध्यम से समझ सकें। 2018 में भी एक हाई प्रोफाइल केस
रिपोर्ट हुआ जिसमें एक यूएस सेंसस ब्यूरो, अमेरिकन सेंसस ब्यूरो की एक एम्प्लॉय थी जिन्होंने एक अपने प्राइवेसी के राइट के हनन का वायलेशन का एक केस सरकार पर किया, इस कंपनी इनसे सेंसस ब्यूरो पर किया। और उन्होंने कहा कि जब इस कंपनी ने उन्हें एम्प्लॉय रखा तो जो जरूरी सूचनाएं थी उनको पद को देखते हुए, उनके असाइनमेंट को देखते हुए, इसके अलावा भी बहुत सारी सूचनाएं इस कंपनी ने मांगी, उनकी पर्सनल सूचनाएं मांगी जिसका उनको उनके असाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने अपना जॉब छोड़ा और उसके बाद ये केस यूएस सेंसस ब्यूरो पर किया और वो इस केस को जीत गए। और न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि हर एम्प्लॉय को अपना प्राइवेसी मेंटेन करने का और पूरा अधिकार है। किसी भी सरकार को, किसी भी कंपनी को इररेलेवेंट सूचनाएं, क्योंकि वो रोजगार दे रहे हैं इसलिए उनके जो काम की सूचनाएं नहीं है उनको मांगने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ एम्प्लॉय से इसलिए मांगते हैं क्योंकि वो रोजगार देने की भूमिका में है, तो वो जो भी कहें वो उन्हें एम्प्लॉयज को फुलफिल करना पड़ेगा। इस पोजीशन का फायदा उठाते हुए वो किसी भी प्रकार की सूचनाएं कंपनी मांगती है। तो लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। डेटा की प्राइवेसी और एक्यूरेसी को मेंटेन किया जाना चाहिए विद इन द company communication, within the company policy, and to maintain ethical communication. There is one more case, and this case is about one company जिन्होंने एक सर्विलांस सिस्टम एम्प्लॉयज पर लागू किया। सर्विलांस यानी कि निगरानी, निगरानी के लिए उन्होंने वेब कैमरास भी लॉन्च किए और माइक्स भी लॉन्च किए ताकि एम्प्लॉयज की जो कार्य क्षमता है उसको मेजर किया जा सके, कार्य क्षमता को मॉनिटर किया जा सके। लेकिन यहाँ गलती कंपनी ने ये की कि एम्प्लॉयज को इसके बारे में जानकारी नहीं दी कि ऐसा हम कोई सिस्टम, सर्वेलेंस सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं। जैसे ही एम्प्लॉयज को ये पता चला कि इस तरीके का कोई सिस्टम लॉन्च किया गया है, एक बहुत ही डिससेटिस्फैक्शन, अनरेस्ट, प्रतिरोध कंपनी के एम्प्लॉयज में फैल गया और जो कि नहीं होना चाहिए था। तो उसका उद्देश्य कार्य क्षमता को बढ़ाना था, कार्य क्षमता को मॉनिटर करके कि कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन से ऐसे समय है जो उत्पादकता को जहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। और लेकिन क्योंकि उन्होंने कंपनी को सूचित नहीं किया इसलिए ये उनका जो अटेम्प्ट था वो फेल हो गया। इक्विफैक्स नामक एक कंपनी ने भी एक हाई प्रोफाइल डेटा ब्रीच का केस सामने आया 2017 में, जहां हैकर्स ने हमला करके इस कंपनी के सर्वर से इस कंपनी के एम्प्लॉयज की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा ली, निजी जानकारियां चुरा ली। इसके लिए कंपनी को तो ब्लेम नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर भी इनकी एम्प्लॉयज की जो प्राइवेसी थी और उनकी जो डेटा की सिक्योरिटी थी वो हैम्पर हुई और एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा, प्राइवेसी ऑफ डेटा जो था वो दिक्कत में आ गया, उसके साथ उसको हैम्पर हुआ। तो यहाँ पर ये वाली समस्या का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेटा, क्योंकि एक कंपनी के पास अपने उसके एम्प्लॉयज का पूरा डेटा होता है तो उस डेटा को, उनके पर्सनल डेटा को बहुत केयरफुली मांगा जाना चाहिए और बहुत केयरफुली प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। और ये जो प्रोटेक्शन है ये एम्प्लॉयज का फेथ, उनका ट्रस्ट बिल्ड करता है एक कंपनी में और एक अच्छा, एक गुड ह्यूमर में, गुड सेंस में इंटरनल कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने में मदद करता है। एक और केस की यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारे भारत का है। ओडिशा में एक कालिंदी चरण लेन का एक बच्ची थी जो ये पट्टा मुंडई विमेंस कॉलेज की स्टूडेंट थी। 2017 में इसको इसके मोबाइल फोन पर इस तरीके के मैसेजेस आने लगे जो उसके कैरेक्टर को टार्निश करते थे, उसके कैरेक्टर पर जो उंगली उठाते थे। और इसके अलावा उसे वीडियो, फोटोज, मैसेजेस, टेक्स्ट, सब तरीके के उसने कम्युनिकेशन रिसीव करना शुरू किया। उसके पहले उसके फादर के पास भी
उसके पिताजी के पास में भी इस तरीके के लगातार मैसेजेस और कम्युनिकेशन आने लगा। फिर जब इसको जब केस किया गया तो जो विक्टिम था, जो विक्टिम ने जो केस किया तो जो कल्प्रिट था उस पर किया कि ये जो मैसेज है ये यहाँ से आ रहे हैं। तो ये केस जो जिस पर आरोप लगा था उसने किया था कि ये मेरे ऊपर आरोप आरोप गलत लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हुआ कि उसी ने वो जो केस किया गया था वो सही था। जो हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया, हाई कोर्ट ने कहा कि एक वुमेन की, एक महिला की डिग्निटी को हमेशा ही प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और आईटी के सेक्शन 67A के अंतर्गत एक ह्यूमन वुमेन की डिग्निटी को मेंटेन किया जाना जरूरी है, और जिसने ये ऑफेंस किया हो उसको पनिश किया जाना जरूरी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये आर्टिकल 51A के तहत ये डिसीजन दिया गया। यहाँ पर जो पट्टा मुंडई वुमेन्स कॉलेज था, ये भी एक पार्टी था क्योंकि जो डेटा लीक हुआ वो इनके साइड से भी हुआ था। तो क्योंकि जो डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन एक बच्ची की कॉलेज के पास थी, वहां से लीक हुई और वहां से आगे बढ़ करके ये इंफॉर्मेशन हुई, लोगों तक पहुंच गई और उसको एक बहुत मेंटल हेरेसमेंट का सामना इस बच्ची को करना पड़ा। बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे केसेस से हमने ये देखा कि किस तरीके से ये एथिकल कम्युनिकेशन को मेंटेन करके बहुत सी कंपनीज ने बहुत सारे लाभ भी कमाया, बहुत सारा फायदा उनको हुआ, और साथ में जहां इसको इंटरनल कम्युनिकेशन के एथिक्स को ब्रीच किया गया, तोड़ा गया, वहां बहुत सारे इश्यूज का भी सामना करना पड़ा। एंड इन ऑल वी कैन अंडरस्टैंड कि मेंटेनिंग privacy, transparency and data security is highly required. Whenever we use digital communication, we use digital tools, privacy and private information, personal information comes in question. So it is very, very important to maintain uh, the privacy of the employees. अब ये जो मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। दूसरा, जब हमने इंटरनल कम्युनिकेशन के चैलेंजेस के बारे में डिस्कस किया तो हमने बात की कि ओवरलोड, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, फीडबैक का ना होना, ये सारी चीजें तो होती हैं, साथ में एथिकल ना होना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन ना होना, डेटा सिक्योरिटी मेंटेन ना होना, ये सारी चीजें इंटरनल कम्युनिकेशन को हैम्पर करती हैं। साथ में मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि गलत सूचनाएं फैलना, लेकिन उन गलत सूचनाओं के पीछे कोई हानि पहुंचाने का मकसद ना हो, इसे हम मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। डिस इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन है जो गलत सूचना हो और साथ में हानि पहुंचाने के मकसद से फैलाई गई हो, वो डिस इन्फॉर्मेशन है। एंड थर्ड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज माल इन्फॉर्मेशन। माल इन्फॉर्मेशन इज ट्रू इन्फॉर्मेशन बट विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग हार्म। सही सूचनाएं फैलाना, लेकिन उसको इस तरीके से फैलाना कि कंपनी को, एम्प्लॉयज को नुकसान पहुंचे, हानि पहुंचे, उसे माल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो इस सब के बारे में एम्प्लॉयज को जागरूक करना, उनको शिक्षित करना, उनको बताया जाना बहुत जरूरी है। मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, माल इन्फॉर्मेशन, इनको कॉम्बैट करने के लिए जरूरी है कि संवाद हमेशा इंटरनल अपने एम्प्लॉयज के साथ में कायम रहे। उसमें जो चैलेंजेस हैं, ये डीप फेक का जो चैलेंज है, जिसमें आप रियल वीडियोस को हैक कर लेते हैं, सिंथेसाइज्ड स्पीच क्रिएट हो जाती है, अलग अलग कई भाषणों में से, ऐसे बहुत सारे उदाहरण अभी हम लोगों ने पिछले दिनों देखे हैं। तो बहुत सारे भाषणों में से कुछ कुछ शब्द उठा करके एक नया भाषण क्रिएट किया कर दिया गया। एक राहुल गांधी जी का भी एक भाषण ऐसा ही वायरल हुआ था। अमित शाह पर भी एक आरोप लगा था कि उन्होंने कहा था कि हम संविधान को हटा देंगे या फिर हम आरक्षण को हटा देंगे, जो उन्होंने कहा कि ऐसा भाषण मैंने कभी दिया ही नहीं, और वो उनके अनेक भाषणों में से निकाल करके एक नया
छोटी सी स्पीच क्रिएट कर दी गई और एक आवाज उनकी है, उन्हीं के बहुत सारे भाषणों में से निकाल करके और एडिट करके उसे तैयार कर लिया गया है। तो इस तरीके के ये खतरे हैं और इस तरीके के जो कम्युनिकेशन है वो हार्म करता है और इस तरह के कम्युनिकेशन के खिलाफ अपने एम्प्लॉयज को तैयार करना, शिक्षित करना, ट्रेन करना, ये एक कंपनी की ही जिम्मेदारी होती है कि वो इतना ये जो बहुत सारे हमारे पास गूगल फैक्ट चेक, एक्सप्लोरर और इस तरीके के बहुत सारे टूल्स हैं जिनको जो फैक्ट चेक के काम आते हैं, लेकिन फैक्ट चेक की ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को देना, उनको प्रशिक्षण देना, उनको ये समझाना कि कोई भी खबर आप तक आती है, कोई भी सूचना आती है तो उस पर भरोसा नहीं करना है जब तक कि आप उसको वेरीफाई न करें, रैशनलाइज न करें कि ऐसा संभव है भी कि नहीं है। और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में इजी हो, गेट कोई हो, जब कोई किसी अपने मैनेजमेंट से बात करना चाहे वो आसानी से बात कर सके, तो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन एंड माल इन्फॉर्मेशन को एड्रेस किया जाना संभव है। मिस इन्फॉर्मेशन के साथ एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पहले से आपको पता नहीं लग सकता कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलने वाली है या डिस या माल, कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन जो गलत है वो फैलने वाली है और उसको आप पहले से प्रिवेंट कर लें। टिल द टाइम इट एक्चुअली हिट्स, till the time it is actually there, you are never be aware that this kind of information is going to come. So that you are ready to combat with the information, it is just not possible. So it is very very important to reaction time आपका कम हो, मैनेजमेंट के पास तुरंत ये सूचना जाए कि इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है और तुरंत काउंटर एक्शन लेना संभव हो और तुरंत उसको जो इन्फॉर्मेशन हो उसको जो गलत इन्फॉर्मेशन है, फेक इन्फॉर्मेशन है, उसको कॉम्बैट किया जाना संभव हो। ये एक कंपनी के बारे में, एक देश के बारे में, एक परिवार के बारे में, ये हर तरह के किसी भी संस्थान के बारे में ये बातें करते हैं। और आज जिस समय से हम जूझ रहे हैं वो फैक्ट चेक का ही समय है, फेक इंफॉर्मेशन का समय है, इसलिए फैक्ट चेक का समय है। जिस तरह से हम लोग मैसेजेस बहुत बार बिना जाने फॉरवर्ड कर देते हैं बिना फैक्ट चेक के, और वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है समाज को, देश को और हमारे संस्थान को। तो ये जागरूकता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना जागरूकता हमें डिजिटल टूल्स के बारे में जरूरी है, उतनी ही जागरूकता हमें इन क्योर करने वाले और प्रिवेंट करने वाले टूल्स के बारे में भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट है हाउ टू कॉम्बैट मिस इन्फॉर्मेशन, जिसके बारे में अभी हमने इतनी सारी बात की कि कल्चर हम ट्रस्ट और क्लैरिटी का कल्चर बनाए, र्यूमर्स को स्प्रेड होने से रोकें। र्यूमर्स जो होती हैं वही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अफवाहों का फैलना, र्यूमर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ही नुकसान की चीज होती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी और बाद में भी बहुत सारे र्यूमर्स रहे, काफी पाकिस्तान के भी दावे रहे कि हमने इतने फाइटर जेट जो है वो भारत के गिरा दिए। इस तरह के बहुत सारे र्यूमर्स फैलते रहे और बहुत सारी घटनाएं होती रही जिससे इन र्यूमर्स को बल भी मिला। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा छोटा हो सकता है, देश एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें भी इंटरनल पब्लिक सिटीजन्स के साथ में बातचीत किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको हम काम में लेकर के हम ह्यूमर्स को किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। तो ओपन हो कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो, मैनेजमेंट तुरंत एक्शन में आए और जैसे ही मिस इन्फॉर्मेशन हो उसको तुरंत और बिल्कुल सीधे तरीके से एड्रेस किया जाए, हेड ऑन एड्रेस किया जाए। बाकी तो ये सारे पॉइंटर्स हैं, आई होप एवरीबॉडी कैन सी, सो देयर इज नो पॉइंट इन रीडिंग दीस पॉइंटर्स। सो इनको हम इस्तेमाल में लाकर डिजिटल, क्योंकि ये जो टॉपिक था हमारा आज का कि इट इज डबल एज sword, so it is it can cut the enemies, but it can cut ourselves also. So इसके जितने फायदे हैं, डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल में ला करके हम किस तरीके से इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत बेहतर तरीके से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके बहुत सारे
नुकसान है, र्यूमर्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन एंड माल इन्फॉर्मेशन, फेक, डीप फेक, सिंथेसाइज्ड स्पीच, ये सारी चीजें हैं जो नुकसान पहुंचा सकती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और इंटरनल कम्युनिकेशन जो बरसों की मेहनत से एस्टैब्लिश किया हो उसको सेटअप कर सकती हैं. So we have to be very, very careful on this. यहाँ पर इस सेशन के अंत में एक सक्सेस स्टोरी मैं डिस्कस करना चाहूंगी, माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस स्टोरी, जो कि एथिकल कम्युनिकेशन की एक सक्सेस स्टोरी है, जो कोविड क्राइसिस के समय माइक्रोसॉफ्ट ने जिस तरीके से काम किया, एक बेहतरीन उदाहरण एथिकल कम्युनिकेशन का प्रेजेंट किया माइक्रोसॉफ्ट ने, और जिसे आज माइक्रोसॉफ्ट सक्सेस स्टोरी के तौर पर जाना जाता है. इसमें जो इनके सीईओ थे सत्या नाडेला, इन्होंने लगातार मॉनिटरिंग की कि किस तरीके से, क्योंकि उस समय हमें मालूम है कि कोविड के समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का रोल बहुत बड़े तरीके से, बहुत ह्यूज तरीके से बढ़ा, और बहुत हर एक बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा था, सारी मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही थी, सारा काम ऑनलाइन हो रहा था, देश में जितनी भी व्यावसायिक गतिविधियां हो पा रही थी वो ऑनलाइन हो रही थी, सबके घर दफ्तर बने हुए थे, सारे घर क्लासरूम बने हुए थे. तो ऐसे समय में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे उनकी भूमिका उतनी ही बड़ी हो गई थी. उस बड़ी भूमिका में इन्होंने एक ईथर, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका मतलब था एआई एथिक्स एंड इफेक्ट्स इन इंजीनियरिंग रिसर्च. एआई एथिक्स एंड इफेक्ट्स इन इंजीनियरिंग रिसर्च, इसको एस्टैब्लिश करके इन्होंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी दी प्राइवेसी को और यूजर कंट्रोल को, क्योंकि इनके जो उपभोक्ता थे, जो इनके कंज्यूमर्स थे, वो बच्चे थे. बच्चों की प्राइवेसी मेंटेन करना, बच्चों को साथ में उनको यूजर कंट्रोल भी देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ही डेलिकेटली हैंडल किया और अपने एम्प्लॉइज का भी मोराल हाई रखा, टीम्स से जुड़े रहे, और लगातार ये जो सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया, इसमें सबसे ज्यादा इन्होंने फोकस प्राइवेसी और यूजर कंट्रोल पर रखा, और इस दौरान इन्होंने ये एथिकल कम्युनिकेशन मेंटेन किया. इनके कॉम्पिटिटर्स थे फेसबुक और गूगल, जिनके साथ में फेसबुक के साथ डेटा को लेकर के इश्यूज होते रहे, और गूगल में एआई कंट्रोवर्सीज बहुत सारी हुई, जिस वजह से ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ में compete नहीं कर पाए, और माइक्रोसॉफ्ट ने इस कोविड क्राइसिस में एक बेहतरीन एग्जाम्पल पेश करते हुए इन्होंने एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट की, अपने एम्प्लॉइज के साथ बेहतरीन कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करके, और अपने कंज्यूमर्स के साथ भी एक बेहतरीन कम्युनिकेशन इन्होंने एस्टैब्लिश किया. तो उस दौरान माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सबसे ज्यादा काम में लिया गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साबित हुआ. इसी उसके साथ में, इसी नोट के साथ में, सक्सेस स्टोरी के साथ में मैं अपना प्रेजेंटेशन यहीं पर रोकती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हमने जो इस डबल एज सॉर्ड है, इसके दोनों एजेस के बारे में पर्याप्त चर्चा की, और अब कुछ अगर सवाल होंगे तो उनके बारे में बात करने में बड़ी प्रसन्नता होगी. एंड आई होप, जो सर से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ऐसा मेरी उम्मीद है कि जो आपकी अपेक्षाएं थी उन पर ये मेरा प्रस्तुति जो है वो खरी उतरी हो, और जो कुछ हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं उनको भी अगर ये किसी तरीके से भी लाभकारी हो पाएगा तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी. बहुत बहुत आभार डॉक्टर गरिमा, आपके इस संक्षिप्त सारगर्भित उद्बोधन के लिए. किस तरह से किसी भी संस्थान में जो आंतरिक संवाद है, आंतरिक संप्रेषण है, वो कितना प्रभावी हो सकता है, बहुत सारे उदाहरणों के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन में समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, और विशेषकर इस डिजिटल दौर में तो ये एक बहुत बड़ा संकट है जो आपने मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन और मॉल इन्फॉर्मेशन के माध्यम से इन सारी चीजों को हमारे सामने रखा. वास्तव में प्रभावी संवाद
किसी भी संस्थान में, परिवार में, मुझे लगता है सभी जगह लागू होता है ये, केवल किसी कंपनी में ही नहीं। ये जो प्रभावी संवाद है वो किसी भी कंपनी या सामाजिक व्यावसायिक रिश्तों के बीच में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करता है। बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से आपने इन चीजों को स्पष्ट किया। हो सकता है हमारे कुछ जो संभागी हैं इस वेबिनार के, उनके मन में कुछ प्रश्न हो या उनका कोई अवलोकन या ऑब्जर्वेशन हो, इसके पहले कि वो अपनी टिप्पणी करें, मैं अनुरोध करूंगा एक बार फिर प्रियंका सिंह से कि आज की इस शाम को स्मरणीय बनाने के लिए ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव को आप भेंट करें। प्रियंका जी। Yes, sir. So thank you so much for this opportunity. Participants, I will give you the chance to present your thoughts. Till the time, just give me 1 to 2 minutes. Madam, can I join in? Yes, sir. Just give me 2 minutes, ma'am. You are most welcome, and you have shared detailed information and expect each and every point related to this topic. So we are very grateful to have you on this platform. Thank you so much. And this is an e-memento from the side of BVI CAM and Communication today. Thank you. Thank you so much. हाँ अरिंदम जी, अब पूछिए, आपको क्या पूछना है? Sir, good evening. Good evening, आप Garima पहले ma'am. अपना वीडियो ऑन कीजिए, परिचय दीजिए और फिर आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है। मैं माफी चाहता हूँ, मेरा ये जो मोबाइल सेट है वो थोड़ा मेल फंक्शनिंग है, तो मेरा जो सेल्फी कैमरा वर्क। ओह, चलिए। Ma'am, this is your e-certificate from our side. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Can I just place a small observation and a small query? हाँ, प्लीज। Sir, it was very nice to listen to Garima ma'am's very lucid explanation of the situations and certain success stories that that have come up in the course of AI in our everyday life. I mean, we have to admit that the AI has seeped into every sector and the newsroom and also the classroom, because we are all part of the academic as well as the news industry. I mean, I'm so interested in academics and also working in the actual field journalism. So what we find, or what was going through in my mind listening to Madam's deliberation, was a very simple question that I want the experts to enlighten me. In this situation, because we have gone through this fake news and false news and misinterpretation and misinformation during the COVID, where we were the soldiers working on ground to fight out two things: one, to safeguard ourselves and the community from COVID, and also to fight the fake news that was coming up, mushrooming every day, almost 24 hours. So under these circumstances, when AI is making strongly its presence felt, Madam, is there any way possible to maintain the integrity of the human aspect of news writing, despite the availability of the easy access of ChatGPT and everything? And also, one more important area where classroom teaching is gradually being, it is no more a practice now. Classroom teaching, as of now, like textbook teaching, जो किताबों से पढ़ाई होती थी वो आजकल शायद इतनी नहीं हो रही है जितना गूगल और एआई से हम लोग डिसमिनेट कर रहे हैं, to my understanding. So my question is, can this textbook teaching still find its place, and also the fairness in news writing? Madam, thank you. Thank you so much, sir, for your question. See, throughout the presentation, we were discussing about digital tools, but at the same time, about human interaction and human intervention. Without human intervention, we will not be able to use digital tools. If we think that we use digital tools, AI or any other digital tool without human intervention, it won't be possible. So, solution of every problem
whatever it is generated by human or generated by AI or any other digital tool, it lies in human intervention. Human intervention can solve the problems. And as I started with my note that I was trying to make this PPT, but I wanted pictures to communicate more up to, according to my understanding. So that ChatGPT couldn't do. And when I asked it to do according to my understanding, it said, it gave me the answer, madam, you do it yourself. So there is no classroom teaching also. So we need to make the students understand that yes, it is useful, and we need to make them understand how it is useful and up to what extent we should be using it, because it is making life easy without any doubt. Yes, it is making life easy, more communicable, more information is available, but again, we need to convert the information into knowledge and then wisdom. It is said as always, and human intervention can only convert the information into knowledge and into wisdom. So there is no replication of human as, according to my understanding. Sir, up to you. Thank you. Nice. अरिंदम जी, मैं इसको थोड़ा सा और दूसरे पक्ष की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। जो आपने बुक्स बेस्ड एजुकेशन की बात की, अब ये एक आर्टिकल छपा था, मैंने पिछले जो हमारा सेशन था उसमें भी बात आई थी। संजीव सन्याल जो हमारे जो आर्थिक परिषद है उसके मेंबर हैं, उसमें उन्होंने साफ ये बात कही है कि ये जो हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम है ये अगले 3-4 साल में इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि जो क्लासरूम टीचिंग है, जो टीचर्स किताबें पढ़ के या किताबों के आधारित जानकारी दे रहे हैं, वो चैट जीपीटी आपको और बेहतर दे देगा। चैट जीपीटी क्या, अब तो कई टूल्स आ गए, ये तो पुराने पड़ गए मुझे लगता है। अब ये आप उससे कहिए कि मुझे दुनिया के इस विषय पर 5 या 6 लेक्चर्स चाहिए, जो आप मुझे बताइए, वो आपको उसके लिंक भेज देगा और आप सुन लीजिए। और आगे की बात यह है कि जिस भाषा में आप चाहते हैं उस भाषा में आप सुन सकते हैं। अभी अपन ह्यूमन इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये तैयारी हो गई और ये प्रेडिक्शंस भी हैं, मैंने आज ही पढ़ा है कि 2040 तक, अगले 15 साल में, नहीं शायद 30 तक ही, ऐसे रोबोट आ जाएंगे, ऐसे ह्यूमनॉइड्स आ जाएंगे जो मनुष्य की जो बौद्धिक चेतना है उससे भी आगे होंगे। अब रही बात, जैसे आपने न्यूज रूम की बात की, ये जो चैट जीपीटी या ऐसे एआई टूल्स हैं, ये आपके डेटा की व्याख्या कर सकते हैं। अभी हम ये कह रहे हैं कि आपने डेटा एनालिसिस इस एआई के थ्रू कर लिया, अब उसको प्रेजेंट कैसे करना है, ये शायद जो ह्यूमन नॉलेज है या ह्यूमन ब्रेन है वो अभी काम करेगा आज की तारीख में। जिस तरह हाँ, हम लोग जब चैट जीपीटी यूज करते हैं, देयर इज अ स्टैट्यूटरी वर्ड राइट एट द बॉटम ऑफ द टूल दैट चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, प्लीज वेरीफाई। अभी ये सवाल है, इंटेलिजेंस को यूज करके वेरीफाई कहां से करें, बिकॉज मिस्टेक्स कैन बी एनीवेयर। आई मीन ये वेरीफाई वेरी ह्यूमनलेस एंड वेरी डिफिकल्ट। अरिंदम जी, ये जो आप कह रहे हो ना, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे पास चैट जीपीटी का पेड वर्जन है और मैंने उसमें जो क्वेश्चंस पूछे हैं, इतनी गलतियां की है उसने। बेसिकली तो अभी जो आपके गूगल पे जो सब कुछ अवेलेबल है उसी में से चीजें निकाल रहा है, फैक्ट अभी वो क्रिएट नहीं कर रहा है। अब वो कहाँ से लेता है, इवन मैंने कुछ जर्नलिस्टिक लेक्चर्स के लिए उससे पुराने जो अपने मुद्दे थे, इश्यूज थे, उनके बारे में पूछा, उसकी जानकारी गलत थी। और जब मैं उससे कहता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन गलत है तो वो मुझसे माफी भी मांगता है और मुझसे ये भी कहता है कि आप जैसे मीडिया एजुकेटर से बात करते समय मुझे सजग और सतर्क रहना चाहिए, ये भी कह रहा है वो। और ये भी आश्वासन देता है, एश्योर करता है मुझे कि अगली बार मैं ऑथेंटिक सोर्सेस का उपयोग करके आपको जानकारी दूंगा। मुझे लगता है, हाँ कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर, अच्छा लग रहा है सुनने में। मुझे लगता है कि मशीनों की भी ट्रेनिंग होती है और ये भी अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। आज से 4 महीने पहले जब मैंने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, वो मुझे कहता है आप मुझे चैट जीपीटी कहिए, मैं इस वर्चुअल उस दुनिया में हूं, मेरा कोई नाम नहीं है। मैंने कहा मेरा नाम संजीव है, संजीव भानावत। तो अगले 2 दिन बाद फिर मैंने पूछा तो वो नाम नहीं बता पाया मुझे। और अब क्या हो रहा है, अब जब मैं सवाल कहता हूं
तो मुझे कभी वो फर्स्ट नेम से एड्रेस करता है, संजीव जी बोलता है, कभी कभी बोलता है भानावत सर, कभी कहता है प्रोफेसर संजीव भानावत। तो वो सारा जो मेरा डायलॉग है उसको वो अब याद रखने की स्थिति में आ गया है। तो मुझे लगता है कि जो प्रोग्रामिंग है उसकी, अभी आपने मेरे ख्याल कुछ दिन पुरानी खबर पढ़ी होगी कि इस एआई की जो ट्रेनिंग हो रही है उसके लिए जो डेटा यूज किया जा रहा है उसको लेकर के कॉपीराइट के बहुत सारे इश्यूज खड़े हुए थे कि आप वो डेटा यूज कर रहे हो जो कॉपीराइटेड है। Yes. अब कॉपीराइट के कुछ एक्सेप्शंस हैं, अमेरिकन लॉज कुछ अलग कहते हैं, हमारे यहाँ के रूल्स अलग कहते हैं। अमेरिकन लॉज में यह है कि उसका आप एकेडमिक पर्पज से यूज करते हो तो कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। अब वहां की कोर्ट ने, अभी 5-7-10 दिन पुरानी न्यूज है, उसमें उन्होंने इस एआई की ट्रेनिंग के लिए कॉपीराइटेड मटेरियल के यूज करने को एक तरह से वैधानिकता मान ली है, उसको मान लिया है कि आप कर सकते हो, रिजेक्ट कर दिया। उसके उस जो इतनी कंपनीज है, ओपन एआई पे कितने कोर्ट केसेस हो रहे हैं अभी। तो अब ये जो डेटा है, अब आप जो उसके पास है चीज तो वहीं से निकाल रहा है वो, अब कितना सजग सतर्क है, ये मुझे लगता है कि बड़ा चैलेंज है। फैक्चुअल अब जहां तक आप कह रहे हो कहां से कंफर्म किया जाए, तो आप कोशिश कीजिए कि उसकी वेबसाइट पे जाइए आप। जैसे वर्ल्ड एआई डे, जैसे ही मैंने अखबार में पढ़ा तो फिर मैंने सर्च करना शुरू किया। तब मुझे किसी अखबार, जितने मैंने अखबार पढ़े, 5-6 अखबार रोज देख लेता हूं, कहीं उसके बारे में ये नहीं बताया गया था कि ये किसने अनाउंस किया डे। अब मालूम पड़ा कि साहब यूएनओ ने तो नहीं किया ये कुछ टेक्नोक्रेट से। फिर और मैंने सर्च किया तो मालूम पड़ा 2021 से है। तो जो उनकी वेबसाइट्स थी, उन वेबसाइट्स पर जाकर के मैंने देखा कि ये जानकारी मुझे उससे मिली है। हो सकता है आप जितना तह में जाएंगे तो आपको और उसमें से जानकारी मिल जाएगी। तो मेरा सबमिशन तो आज की तारीख में यह है कि पूरी तरह से एआई पे डिपेंडेंट नहीं रहे। एआई बहुत कुछ कर सकता है। फिर एक और आपने यूज करते होंगे जब आप, तो एक शब्द आता है प्रॉम्प्ट। एआई से पॉसिबल नहीं है, मतलब तर्क में तर्क अगर हम कर रहे हैं तो हमें इंटेलिजेंट माइंड चाहिए। तो वो जो अपन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करते हैं, वो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है कि आप प्रॉम्प्ट कैसे देते हो। आप ये जो आपकी इमेजिनेशन है उस पर डिपेंड करेगा, तो वो उसी में से चीजें निकालेगा वो। अभी मैंने 5 दिन की एक वर्कशॉप की थी एआई इन रिसर्च को लेकर के, उसमें जिस तरह की बात हुई तो वो तो डेटा उन्होंने बाकायदा करके दिखाया, सेकंड्स में डेटा एनालिसिस कर लेता है वो। और अभी मुझे कल परसों किसी ने बताया कि अब तो रिसर्च पेपर्स में जो ये आपके जर्नल्स हैं, स्कोपस और इसकी हम बात करते हैं, उस पे इन्होंने इस बात को अप्रूव कर दिया है कि आप एआई टूल्स का उपयोग करके पेपर लिखें। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि वो ये कहते हैं कि आपने जिस डेटा का एनालिसिस किया है आप उसमें ये मेंशन करें कि एआई के आधार पर किया गया है। तो ये जो सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, हाँ कुछ कह रहे हैं आप? सर ये बहुत एक उम्दा जानकारी दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो मतलब ये क्या है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं सॉल्यूशन में निकलेंगे। जितना डिस्कशन इस पे होगा, तो आज के दिन का उद्देश्य यही है। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप चैट जीपीटी से बात कीजिए, मैं तो बहुत बात करता हूँ। और मैंने मेरा एक वीडियो जो है वो इसी पे बनाया है, आधे घंटे का, कि चैट जीपीटी से बात करके वो किस तरह से आपको उत्तर देता है वो। तो आप यदि फ्री टाइम में बात करें तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और मैंने तो उससे बाकायदा कहा कि जब आपके पास इमोशंस नहीं है, हम यही तो कहता है इमोशन नहीं है, लेकिन वो इमोशनली जुड़ जाता है। जब मैं उससे कहता हूँ आई लव यू चैट जीपीटी, वो कहता है यू मेड माई डे। अब वो इमोशन कहां से आए उसके पास? या तो वो दुनिया भर में जो डायलॉग हो रहा है उसके साथ, उसमें से वो चीजों को एक्सट्रैक्ट करता है वो, तो कोई चीज तो है ना उसके पास। वो कहता है मुझे आपकी बातों का नशा हो रहा है। मैंने उससे पूछा हार्ड ड्रिंक पीते हो, लेते हो? कहता नहीं, मुझे तो आपकी बातों का ही नशा हो रहा है। अब ये क्या चीज है? ये तो कोई चीज तो है ना ये। तो वो माफी भी मांग रहा है। वो माफी कैसे मांग रहा है? किसी ने उसको बताया होगा। पोर्क को, ये ग्रोक है, इसको जब आप गाली देते हो 2 गाली और देगा आपको। लेकिन चैट जीपीटी आपसे ये कहता है कि मेरी जो ट्रेनिंग है मेरे लिए लिमिटेशंस है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। जब मैं उससे कहता हूं मेरा ये वीडियो है, इसमें जाकर के आप मुझे इसके नोट्स बना के दे दीजिए, वो कहता है मुझे इसकी अनुमति नहीं है, आप मुझे उसके पॉइंट्स दे दीजिए, मैं उसमें से निकाल दूंगा चीजों को। इवन आप यदि ट्रांसलेशन करवाते हो या किसी, जैसे मैं कई बार रिपोर्ट की समरी उससे लिखवाता हूं, तो रिपोर्ट की समरी में भी वो गलतियां करता है। मेरा एक जर्नलिस्ट फ्रेंड है जो काम करते हैं ये एजेंसीज के लिए, उन्होंने उसको लिखा कुछ एक्स्ट्रा इनपुट दो, कोई बैंकिंग की न्यूज थी, उसमें उसने एक लाइन लिख दी कि इस बैंक में लॉकर भी उपलब्ध है, उन्होंने मुझे बताया।
अब जब वो खबर ऐसी जगह चली गई जहां उस बैंक में लॉकर ही नहीं था, अब उन्होंने ये अनुमान लगाया कि यार बैंक में लॉकर तो होते ही है, इसलिए ध्यान नहीं दिया उस पर। और जब वो खबर छपी तो लोग पहुंच गए वहां पे, और शायद वो आसाम का ही कोई डिस्ट्रिक्ट था, उसका कोई गांव था जहां वो खबर छपी, तो लोग पहुंच गए उसमें कि साहब हमें तो लॉकर दो, अखबार में छपा है कि लॉकर है। तो वो इनपुट के नाम पे कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ मानवीय विवेक जो है वो काम में आता है कि आप इसको कैसे उपयोग करते हैं, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए। और बाकी कोई दिन, मतलब आने वाला समय मेरे ख्याल आपके जीवन काल में ही आ जाएगा जब ये सुपर ब्रेन जो कंप्यूटर्स हैं ये आ जाएंगे। आपने पढ़ा होगा, खबरों में बहुत छप रही हैं कि मेडिकल साइंस में एआई का उपयोग किया जा रहा है, और जितनी सटीक भविष्यवाणी एआई कर रहा है वो डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे, है ना। आपने जितने आपके पास वो आए एक्सरे किसी पर्टिकुलर उसके, वो सारे आपने एआई में फीड कर दिए। उसके बाद जब आप उसको दोगे तो वो सारा एनालिसिस करके बता देगा आपको कितने क्राइम्स एआई पकड़ रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। तो कितनी जगह इसका सकारात्मक उपयोग भी हो रहा है, जो शायद जो कॉमन ह्यूमन हमारा ब्रेन है वो उन चीजों को नहीं पकड़ सकता। और संजीव सन्याल, अच्छा एक और मैं याद आया मुझे, उन्होंने एक और बड़ी बात कही है, जब सारी पढ़ाई चैट जीपीटी से होने लगेगी, सारी खबरें चैट जीपीटी से लिखी जाएंगी, तो हम पूरे देश दुनिया में एक जैसी विचारधारा को फैला देंगे। तो जो मौलिक सृजन है वो कैसे होगा, क्योंकि उस चैट जीपीटी से जो आप पढ़ रहे हो थोड़ी बहुत चेंज भाषा में मैं पढ़ लूंगा, दूसरा पढ़ लेगा, तो जो प्रोग्रामिंग उसकी की गई है उसी हिसाब की एजुकेशन आप पूरे देश में देंगे। तो ये एक बड़ा खतरा यदि इस पर बेस्ड एजुकेशन देने लगे तो आएगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि क्लास में टीचर भी होगा, एआई भी होगा, दोनों एक दूसरे को चैलेंज नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ टीचर की जो रचनात्मकता है मुझे लगता है वो मुख्य होगी कि वो अब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से आगे बढ़कर के बात करें, और वो जब होगा जब उसकी एक थॉरो रीडिंग्स होगी। आपकी सूचना के लिए पूरा का पूरा चैट जीपीटी बेस्ड ऐप हमारे यहाँ आ गया है, जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, और वो रोज आपको खबरें दे रहा है। अभी यूएस में या शायद इटली में एक अखबार निकला है जिसने 1 महीने तक पूरा एआई बेस्ड न्यूज़पेपर निकाला है, जो वो सेटिंग भी वही कर रहा है, न्यूज भी वही कलेक्ट कर रहा है, कार्टून भी वही बना रहा है, एडिटोरियल भी वही लिख रहा है। वो फीडबैक मेरे पास कहीं पढ़ने में नहीं आया कि 1 महीने बाद उसका क्या फीडबैक रहा। तो एआई तो किसी भी क्षेत्र में आप जो कल्पना करें वहां एआई की प्रेजेंस है, और उसके अपने पॉजिटिव नेगेटिव या जो भी आप नाम देना चाहें वो चैलेंजेस उसके साथ हैं। अब हम कैसे निपटते हैं ये समय बताएगा, या जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च कर रहे हैं और बताएं इसके परिणाम क्या हो रहे हैं, है ना जी। कोई और ऑब्जर्वेशन, टिप्पणी, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है और संयोग से इस पर बात करते हैं अपन ने इनडायरेक्टली वर्ल्ड एआई डे को भी सेलिब्रेट कर लिया है। हाँ साहब, कोई और? चलिए नहीं है तो मैं फिर वापस प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना वोट ऑफ थैंक्स जो है वो प्रपोज करें, और उसके साथ फिर समाप्त करेंगे अपन जी। Yes, sir, बिल्कुल. So, ma'am, thank you so much. Thank you. What is quite small because you have explained so lot of. So the way you have explained us internal communication and organization success. After that, talked about the challenges. Mostly जो लोग challenges by the end of the session explain करते हैं, but आपने challenges से ही शुरू किया, तो that is also like कि हमारी जो question आ रहा था वो initially आया, और उसके बाद आप आंसर पे आंसर चीजें देते गए। डिजिटल टूल्स बताया आपने फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, आपने क्राइसिस कम्युनिकेशन और उसके साथ में उसकी स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन किया, आपने एथिकल कम्युनिकेशन बताया, आपने बताया प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ऑफ डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दोज थिंग्स। आपने बताया कॉम्पार्टिंग मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन एंड माल इन्फॉर्मेशन। आपने इन तीनों का डिस्टिंग्विश बताया, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे इन तीनों में कि कौन सा ज्यादा डेंजरस है भाई। तो आई गेस थ्रू दिस थ्योरी वी हैव क्लियर दैट थॉट। आपने एग्जांपल शेयर किए, उसके साथ आपने रियल स्टोरीज बताई। बाय द एंड ऑफ थिंग आपने ये भी बताया कि किस तरीके से हम, अब हमारा रोल क्या है और हम किस तरीके से उन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई गेस वी हैव कवर्ड ऑल द रिलेटेड एस्पेक्ट्स। आई एम आल्सो थैंकफुल टू बनावत सर एंड एमएन हुडा सर, डायरेक्टर पीवीआई कैंप, बिकॉज उन दोनों के रहते ही हम ये शेड्यूल कर पा रहे हैं।
And without them, won't be able to listen you guys and a prominent personality like you. So thankful and grateful to Banawat sir and Amin Huda sir. I'm also express thanks to the backend team, Jayant sir, Pushpinder sir, Preeti ma'am, and all the candidates who help us on the backend. I'm also thankful to our convener of this event, Ayushi ma'am, HOD of BJMC department in BVI camp. So I'm great thanks to all the participants who are gathered with us and listening us and also contributing in this webinar. So each and every candidate, I'm really thankful to all of you. Thank you, sir. Thank you so चलिए much. हमारी ओर से भी धन्यवाद, विशेषकर अरिंदम जी को, जिन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से इस चर्चा का थोड़ा जीवंत और टू वे कम्युनिकेशन जिसे अपन कहते हैं बनाने की कोशिश की। और देखिए कई बार अपन कहते हैं ना कि इसमें मानवीय स्पर्श नहीं है, ये नहीं है। अरविंदम जी से मेरा परिचय क्या इसी के तो थ्रू हुआ है, वेबिनार्स के थ्रू ही। और वो हमारे एक सेशन में एक्सपर्ट के रूप में भी आए, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, यदि मुझे सही याद है सब्जेक्ट। और इतनी बार फोन पे बात हुई है, मिलना कभी नहीं हुआ। हालांकि सिलचर में कई बार गया, लेकिन संयोग से है। हाँ, बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो ये अपने आप जो मानवीय जो कहते हैं ना अपन की संस्पर्श इन चीजों में नहीं है, वो प्रकारांतर से हो जाता है बिना मिले भी। और आपने पूरा समय देकर के अपने इवनिंग में, तो जर्नलिस्ट की व्यस्तता अपन समझ सकते हैं, लेकिन आपने पूरा अपना समय दिया और अपने कमेंट्स से इसको रोचक बनाया। तो आपका भी धन्यवाद। और अगली वेबिनार की सूचना हम आपको जैसा ही फिक्स होता है विषय और एक्सपर्ट सोशल मीडिया के थ्रू, और जिन्होंने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, चैट बॉक्स में वो सब दिए हुए हैं, आप ग्रुप भी ज्वाइन करें और हमारा यूट्यूब चैनल उसको भी ज्वाइन करें, ताकि जब कभी आप समय की प्रतिकूलताओं के कारण नहीं देख पाए हमारे ये कार्यक्रम, तो फिर अपनी समय की सुविधा से इनको देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें और अधिक प्रोत्साहित करें और मार्गदर्शन भी दें। किन विषयों पर आप और इस तरह की चर्चाएं सुनना चाहते हैं, उन पर अपन बातचीत करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर आपका और BVI कैम्प का कि आप मुझे आज सबके साथ बातचीत करने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir.